Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the class 9th from the Gyan Manjari Vidyapith Moa. Today, in our schedule, we have to go for the another unit, that is unit number 5, that is introduction of Euclid's geometry here. So, in this unit, we just take it out. It's some of the postulate and axioms based. So we have to very careful to remember all the postulates as well as axioms of the Euclids. But for that we have to do further some written practice also inside this unit, because of if you have to remember all the postulate at the same time, then you have to write all the postulates in your notebook. So today I also send it with this video one particular PDF of this unit number 5, some key points and some solutions of this exercise of this unit. So I want to try that. That is very easy things, but you have to try that at your home also. You have to write maximum whatever the points you have to discuss. Okay. So let us start from this unit number 5 first. In this unit number 5, that is the name of Introduction to Euclid's Geometry. That is our unit 5. And included topics and excluded from this chapter. Just I explaining before I started this chapter. As per the government policy, they reduced 30% syllabus from your coming over here. And coming this year, whatever the examination is conducted is based on only 30%. So we have to try that whatever the 70% is remain, that I put it into the left side. That is included topics or chapters. This particular chapters की मैं बात कर रहा हूँ. ये यूनिट में इतने पॉइंट्स इंक्लूड हैं और ये जो पॉइंट है हम उसको हमारी एक भी एग्जामिनेशन में, इस ईयर की कोई भी एग्जामिनेशन में हम ये पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. मतलब वी हैव टू कवर दिस थिंग्स. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जो भी टॉपिक्स एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड मतलब निकाल दिया, रिमूव कर दिया, उस पॉइंट्स को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द इंक्लूडेड पॉइंट्स इन योर सिलेबस, देन आफ्टर वी टेक ऑल दिस थिंग्स. हम कब लेंगे उसको? बाद में हम उसको कवर कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर सिलेबस. सो टिल यू हैव टू वर्क ओनली और फोकस ओनली ऑन द इंक्लूडेड टॉपिक्स. तो इसमें आपको क्या करना है? 5.1 इंक्लूडेड जिसमें है, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी आप उसको ऊपर मार्क कर सकते हो. 5.1 दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट. This topic is in the included part. Topic number 5.2, Euclid's definitions, axioms and postulates. ये सभी चीज इसमें इंक्लूड है. और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर्स में ज्यादातर डेफिनेशन, पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स ये सब ही आते रहते हैं. सो यू हैव टू मोर फोकस ऑन दिस 5.2. तो ये पूरा टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है. इसमें खास पोस्टुलेट्स 1 to 5, यूक्लिड्स के जो 1 से 5 तक के पोस्टुलेट गिवन है टेक्स्ट बुक में, वो सभी हमें इंक्लूड कर लेना है. देन आफ्टर एग्जांपल्स नंबर 1 and 2 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स कितने हैं जो गिने हुए हैं, वो सब एग्जांपल्स 1 and 2, इतना ही आपको इंक्लूड करना है. एक्सरसाइज में 5.1 एक्सरसाइज, इसमें भी आपको 3 ही क्वेश्चन पहले एग्जाम 5.1 के एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन है? 1, 2 and 3. तो 5.1 के एग्जाम्पल 1, 2 and 3 दैट यू हैव टू कवर. तो इतना सिलेबस आपका ये यूनिट नंबर 5 का. आप चाहो तो लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन विथ द पोज ऑफ दिस वीडियो. सेकेंड थिंग आपको बता दूं कि यहाँ पे इंक्लूडेड फ्रॉम दिस चैप्टर, एक्सक्लूडेड फॉर द चैप्टर जो निकाल दिया है, एक है थियरम 5.1 निकाल दिया. एक्सरसाइज 5.1 के यहाँ पे 3 क्वेश्चन पहले है, बाकी के 4, 5, 6, 7 उसको कट कर दिए. मतलब यू हैव टू स्टडी ओनली द एक्सरसाइज 5.1 के
3 इक्वेशन 1 2 3 यू कैन ऑल्सो टिक मार्क ऑन योर टेक्स्ट बुक. 5.3 टॉपिक नंबर 5.3 पूरा निकाल दिया. इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट. ये जो पूरा आपका टॉपिक्स में 5.3 है उसके ऊपर आप क्रॉस लगा सकते हो. और एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसमें से एक्सक्लूड कर दिया. यानी यहाँ पे जो मैंने राइट साइड लिखा है वो सभी चीज आपके इस यूनिट में से एक्सक्लूड हो गया. हम जो कवर करने वाले हैं इतना चीज, और वही चीज आपकी हर एक एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. हाँ, हम ये सब भी सॉल्व कराएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 70%. देन आफ्टर वी डिस्कस, बट नेवर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन. कभी इसी पोर्शन में से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ सकता. आ सकते हैं क्वेश्चन सिर्फ यही, यानी आपकी जो अपकमिंग SA1 एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहो. तो उसमें भी हम यूनिट 5 में इतने ही पॉइंट्स कवर करें. इज इट ओके? एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है और एक ही एक्सरसाइज के पहले 3 ही क्वेश्चन. इज इट क्लियर? बट इसमें मैंने बोला कि पोस्टुलेट 1 से 5 है, तो पांचों 5 पोस्टुलेट्स भी थियरी में आ सकते हैं. सो यू हैव टू मोर फोकस्ड ऑन इट. इजंट इट? So I will give you a few time for set these things and you have to write in your fair book. Fair book में ये mention कर दो. Is it okay? So let us move on to the our point 5.1 as an introduction part of Euclid's introduction of Euclid's geometry. Now Euclid gives us to the many things specifically on the based of the assumption. So whatever their assumptions, that assumptions may be considered sometimes the postulates and axioms. So first we will discuss about the what do you understand about the axioms as well as the postulates. So first of all, before going on the Euclid's concepts and assumptions, postulates and axioms, we have to do something more regarding whatever the silly points. Just we have to take first that silly points. Like we have to using like what do you understand about the point. हमें पता है पॉइंट किसको बोलते हैं, तो हम किसी भी डॉट को पॉइंट बोलते हैं. दैट इज ओके. सो पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. इसके कोई भी पार्ट नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट. लाइन जो 2 पॉइंट्स के बीच में बनती है, मतलब द लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स. मतलब पॉइंट क्या है हमें पता है, पॉइंट हैज नो पार्ट, व्हाइल लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स. स्ट्रेट लाइन मतलब किसी भी तरह से आप 2 एंड लाइन को एंड पॉइंट को जोड़ दो तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी. उसी तरह से हम किसी भी सरफेस की डेफिनेशन से भी इंडिकेट करना चाहे तो सरफेस क्या है? सरफेस मतलब इफ वी हैव वन लेंथ एंड ब्रेथ, यदि हमारे पास किसी की भी लेंथ और ब्रेथ होती है, देन ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट इट इज हैज द सरफेस. यदि लेंथ एंड ब्रेथ नहीं होती तो उसका कोई सरफेस नहीं होगा. मतलब सरफेस इज ऑलवेज हैविंग द लेंथ एंड ब्रेथ. सिमिलर वे सरफेस की मैं बात करूं तो कोई भी शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वो भी ले लो आप, वहां उसमें आपको पता चल जाएगा इट हैज द लेंथ एंड ब्रेथ इज देयर. सिमिलर वे वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द एज. सरफेस जो भी सरफेस है लेंथ और ब्रेथ, उसके ऊपर जो लाइन है उसको हम एज बोलते हैं. तो वो भी सिंपल है. और लाइन में स्पेसिफिकली प्लेन सरफेस की मैं बात करता हूं. प्लेन सरफेस मतलब जिसमें स्ट्रेट लाइन इंक्लूडेड है, जिसमें स्ट्रेट लाइन इंक्लूडेड है, वो सभी चीज को हम प्लेन सरफेस बोलते. तो ये चीज हुआ आपके ऐसे कंसेप्ट के ऊपर से यूक्लिड ने ये सब चीज उसके अंदर ऐड कर दी और एजम्पशंस लिखा, और वो एजम्पशन आज भी हम मानते हैं.
क्योंकि हम पोस्टुलेट होते हैं, पोस्टुलेट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं, एक्सियम्स को कंसीडर कर लेते हैं, बट ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स है क्या? सो फर्स्ट वी हैव टू यूज दैट टर्म्स. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द पोस्टुलेट्स एज वेल एज एक्सियम्स? पहले हम पोस्टुलेट्स की बात करें कि ऐसा यूक्लिड्स ने क्या किया. यूक्लिड्स इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन and also having the father of geometry. Euclid is always considered as a father of geometry. So postulates, once it gives the postulates and both words are simultaneously used in that assumptions. उसके assumptions में दोनों वर्ड का यूज हुआ और उसी में हम समझते हैं कि postulate क्या चीज है. So postulate means what? Postulate means those things. Here also I mentioned that postulates means we use the term postulates for assumptions that were specific to geometry. Geometry के लिए जो specifically assumptions होता है, specifically for the geometry, that all are considered into the postulate. समझो postulate क्या चीज है. Postulate is particularly used into the specifically used for the geometry. And all the assumptions is used for the geometry, specifically for the geometry. मतलब जियोमेट्री के लिए जो assumption यूज किए जाते हैं उसको हम पोस्टुलेट बोलते हैं. और दूसरी चीज मैं बता दूं तो एक्सियम्स क्या है. तो एक्सियम्स भी सिमिलर वर्ड है पोस्टुलेट्स का, बट उसमें कहीं जियोमेट्री के साथ कहीं लिंक नहीं होता. मतलब इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स. Axioms is a pure mathematics, postulates is pure geometry. ऐसा हम बोल सकते हैं as a common difference. So axioms not connected, linked with the geometry. It is also be known as common notions. जो भी common notions होते हैं, common points होते हैं, वो common points को भी हम axioms बोल सकते हैं. मतलब it's not pure geometric, but it's pure mathematically, but we are not concerned or connected or linked with the geometry. That is called the axioms. तो ये हुआ आपका डिफरेंस. पोस्टुलेट किसको बोलते हैं और एक्सियम्स किसको बोलते हैं. अब हम जाते हैं उसी चीज को कंसीडर करने के लिए कि यूक्लिड्स ने जो भी एक्सियम्स दिए वो कितने एक्सियम्स थे. वो एक्सियम्स हम वन बाय वन यहाँ पे रोटेट करेंगे और वही एक्सियम्स को हम कंसीडर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज हियर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम्स. योर पेज नंबर 81 इन योर टेक्स्ट बुक. यूक्लिड्स एक्सियम्स 1 to 7 आपको दिया गया. सो यू कैन ऑल्सो साइमल्टेनियसली ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड यू कैन ऑल्सो शो इनसाइड बिकॉज इट्स ए थियोरिकल पार्ट. सो सम ऑफ द पार्ट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड नेसेसरी. Okay, so first thing is that first Euclid's axioms. हम axioms की बात कर रहे हैं पहले. तो कितने axioms है? 7. और ये सातों सात axioms आप टिक मार्क कर लो और ये सातों सात axioms पेज नंबर 81 के ऊपर है. वो जितना याद रख सको इतना याद रखो. Is it clear? First, think which are equal to the same thing. फिर से 2 बार यदि आप उसको कंसीडर करेंगे तब एक बार आपको माइंड में स्ट्राइक होगी. ऐसे सब एक्सियम्स हैं. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. मतलब एक चीज किसी दूसरी चीज से इक्वल है तो दोनों एक दूसरे से इक्वल ही होगा. तो समझ में आ गया ना आपको. मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कोई भी चीज है आपके पास सिमिलर है. आपको समझो कि 2 बुक्स है आपकी टेक्स्ट बुक. वो दोनों टेक्स्ट बुक कैसी है? सिमिलर है. तो एक इक्वल जैसा ही दूसरा इक्वल. यदि दोनों इक्वल है तो दोनों एक दूसरे का इक्वल हो ही सकता है. मतलब ये सभी चीज में हो सकता है. इन एवरीथिंग. ओके. सो फर्स्ट एक्सियम्स इज अंडरस्टैंड्स वेरी इजीली. फर्स्ट वन. सो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग. एक चीज दूसरी सेम थिंग से इक्वल है तो एक दूसरे से दोनों थिंग्स इक्वल ही होगी. फर्स्ट एक्सियम्स. दूसरा एक्सियम्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल. अब जो भी चीज है
इक्वल में यदि हम इक्वल्स ऐड करते हैं देन होल इज इक्वल, मतलब पूरा जो हो जाएगा वो भी इक्वल हो जाएगा ना। मतलब ऐसा हम कहते हैं कि 3 + 5 इज इक्वल टू 7। तो 3 + 5 ये यदि हम इक्वल करते हैं 3 + 3 या 4 + 4, तो 4 + 4 क्या होता है? दोनों इक्वल। दोनों इक्वल यदि सेम इक्वल में ऐड करेंगे तो होल इक्वल बन जाएगा। मतलब 4 + 4 इज इक्वल टू 8, तो 8 इज अ होल, बट 8 इज अ 4 इक्वल्स होल, दैट्स व्हाई इट बिकम्स 8। वेरी इंटरेस्टिंग, याद रखो, जितना आप उसको डिस्कशन से याद करोगे इतना ही आपको ज्यादा याद रहेगा। ओके, तो ये एग्जाम्स भी इजी है। थर्ड वन एग्जाम्स आपका, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, किसी भी इक्वल चीज आप इक्वल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन द रिमाइंडर्स आर ऑलवेज बी इक्वल। तो जब भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल ही होगा। जैसे कि हमने एडिशन किया वैसे सब्ट्रैक्शन में भी होता है। फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही लाइन पे दो चीज, एक ही लाइन पे दो चीज। इसको कोइंसाइड कैसे बताते हैं? लाइक दैट। समझ में आ गया? एक ही लाइन पे दो लाइन, इसको हम क्या बोलते? कोइंसाइड। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये कोइंसाइड है, ये छोटी लाइन है, आप ऐसा यूज कर सकते हो, ये दोनों के ऊपर एक ही लाइन है, यहाँ पे दो लाइन इंडिकेट्स कर रहे हो, तो एक के ऊपर एक है तो दोनों इक्वल ही होगी ना। सो कोइंसाइड सिचुएशंस में भी you can, if you sat into the equal, then it may be considered as an equal. Next one, the whole is greater than the part. अब ये तो वैसे भी समझ में आ जाता है, किसी भी पूरी चीज है वो पार्ट से तो बड़ी ही होगी ना। पार्ट मतलब उसका पार्ट। ऐसा हम करते हैं कि 1 है is always greater than और 1/2। ये समझ में आ गया? मतलब 1 है पूरा है, 1/2 है उसका पार्ट है, तो उसके पार्ट से वो होल ऑलवेज बड़ा ही होगा। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, सो दैट पोस्टुलेट इज वेरी इजी, सॉरी एक्सियम्स इज इजी। देन वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट वन, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। एक चीज का डबल, सिमिलर चीज का डबल, मतलब ए से बी का और बी से ए का डिस्टेंस है वो सिमिलर है। ऐसा हम कहते हैं दिस इज ए, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए सी। अब हम ऐसा कहते हैं ए और बी और सी दोनों इक्वल है। द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ऐसा हम कहते हैं कि ए बी और बी सी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है? ए सी हो गया, मतलब सिंगल सिंगल यानी डबल का इक्वल हो जाता है ए सी। सो दैट इज ऑल्सो बी वेरी इजी। नेक्स्ट पोस्टुलेट, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, जिसका आधा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 ही होगा। समझ में आता है? 1/2 मतलब 1/2 और 1/2 दोनों सेम है बट कितना है? हाफ आर सेम, देन इट ऑल्सो बी इक्वल। तो ये भी इक्वल ही होगा, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 होगा। सो सिमिलर वे दिस ऑल द एक्सियम्स of the Euclids are very interesting, so you have to learn more about this page number 81. Now we are moving on to some postulates. अब हम postulates के ऊपर जाते हैं, तब तक just you have to using this all these things, okay? So let us move on to the first postulate. Postulate number 1, that is also having the axiom 5.1. So that we have to cover after first we have to go on through first postulate. What it suggests that
a straight line may be drawn from any one point to any other points. A straight line may be drawn from any one point to any other points. इसके मैं बात कर रहा हूं आपको कि स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक आप ड्रॉ कर सकते हैं. दैट इज अ पोस्टुलेट. ओके, दिस इज assumption. But this assumption is relates with the geometry. मतलब स्पेसिफिकली रिलेट्स विद जियोमेट्री. अब उसके अंदर एक एक्सियम्स है, वो क्या है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन है, दो. देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू दैट. इसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, आप देख सकते हो. ओके, इसमें और दूसरी लाइन ये दोनों को पास कर नहीं सकती. वो तो पता चल जाता है ना. गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस, मतलब इसी दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. और पोस्टुलेट सजेस्ट दैट ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट्स टू एनी अदर पॉइंट्स. एक पॉइंट्स के ऊपर से दूसरे पॉइंट्स के ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट्स के ऊपर से दूसरे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. और एक्सियम इज सजेस्ट दैट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स passes only one line. उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. आप देख सकते हैं एक पॉइंट में तो कितनी सारी पास हो सकती है. देखो, एक पॉइंट्स में नंबर ऑफ लाइन्स आर पासेस, बट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. दैट इज अ फर्स्ट पोस्टुलेट. ओके, ऐसे ही आप सभी को ये पोस्टुलेट्स को कवर करना है. तो सेकंड पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट मेरे ख्याल से आपको माइंड में सेट हो गया होगा. अब हम चलते हैं पोस्टुलेट 2 की ओर. ओके, पोस्टुलेट 2 इज सजेस्टिंग दैट ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. मतलब इनडेफिनेटली का मतलब ऐसा होता है कि वी कैन यूज ए टर्मिनेटेड लाइन. टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है तो एक लाइन आपके पास है. अब टर्मिनेटेड लाइन है, यू कैन प्रोड्यूस इट. और ये प्रोड्यूस आप कितनी कर सकते हो? इनडेफिनेटली, इनफाइनेटली आप यूज कर सकते हो. ये पॉइंट्स को हम कंसीडर करें, दो पॉइंट्स में ये टर्मिनेटेड लाइन है. यहाँ खत्म हो गई है लाइन, टर्मिनेट हो गई है. टर्मिनेट को आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. रिप्रोड्यूस कितना हो सकता है? कितना सारा. सो दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर 2. पोस्टुलेट नंबर 2 इज सजेस्टेड a terminated line can be produced infinitely. आप ऐसा भी बोल सकते हैं. क्या infinitely वो प्रोड्यूस हो सकती है? दोनों साइड, उसमें कोई भी डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है. मतलब टर्मिनेशन पॉइंट से आप आगे ले जा सकते हो, इसी टर्मिनेट पॉइंट से भी आप आगे ले सकते हो. दैट इज योर पोस्टुलेट नंबर 2. पोस्टुलेट नंबर 3 सजेस्ट. अब दो तो पोस्टुलेट आपको समझ में आ गया, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी साथ में देख सकते हैं. पोस्टुलेट नंबर 3 सजेस्ट. सो दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर 2. terminated line produced infinitely. Okay. Third postulate is suggest a circle can be drawn with any center and any radius. सर्कल को किसी भी रेडियस और किसी भी पॉइंट से, किसी भी सेंटर से आप ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब ऐसा है कि एक सेंटर पॉइंट यहाँ है, इस सेंटर पॉइंट से मैंने इतना सर्कल किया तो इसका रेडियस इतना. कोई भी सेंटर पॉइंट से मैंने एक दूसरा सर्कल किया, इसका रेडियस डिफरेंट, इससे इसका रेडियस ज्यादा हो गया. और एक पॉइंट से मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, इसका रेडियस ये दोनों से ज्यादा. समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? कि किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. सो दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर 3. Fourth one postulate is all right angles are equal to one another. All right angle की बात कर रहा हूं मैं. सपोज ये राइट एंगल है. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. ऑल राइट एंगल्स. अब ये राइट एंगल्स इस तरह से मैंने इंडिकेट किया, तो ये दोनों चीज है, ये कैसी हुई? इक्वल हुई.
all right angles is equal to each other. That is a postulate number 4. And postulate number 5, that is considered as a if a straight line falling on two straight line. समझो, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि पोस्टुलेट नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं. पोस्टुलेट नंबर 5 क्या है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टूड, क्योंकि सबसे हार्डर वन जो पोर्शन है वो क्या है? पोस्टुलेट नंबर 5, क्योंकि दैट इज कीप इन योर माइंड not easily, it's not getting easily in your mind. So be careful about it. Postulate number 5, if a straight line falling on two straight line. मैं बात कर रहा हूं एक चीज के ऊपर, यहां पे आपको कंसीडर करते हैं टू स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करती है, लाइक दिस. दो स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है. तब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. अब इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो इंटीरियर एंगल यहां पे क्या होगा? ये और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, सेम साइड का इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल. टू राइट एंगल का मतलब होता है 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री. टू राइट एंगल 180 डिग्री से वो कम ही होगा. देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस infinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles. मतलब ये जो चीज है इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई भी टू स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट है वो टू राइट एंगल्स से छोटा ही होगा. दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर 5. तो यहां हमने 5 पोस्टुलेट अभी डिस्क्लोज किए और पांचों 5 पोस्टुलेट्स आपको लिख के याद रखना है. समझ में आ गया? तो ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए. सो लेट अस मूव ऑन टू द एग्जांपल्स एंड देन आफ्टर वी गो फॉर द एक्सरसाइज. ओके, okay, let us move on to the first example of your textbook. First example is suggesting that if A, B and C are 3 points and in B, specifically B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC. That is your first examples of your textbook and that is included in your syllabus. So it's a very easy things. यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि A, B and C that are the points on same line. तो मैंने इंडिकेट किया यहाँ पे A है और C है और B बीच में है. B lies between A and C. तो A and C के बीच में कौन सा है? पॉइंट्स B है. अब ये प्रूव करो AB plus BC is equal to AC. अब मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ एक्सियम्स नंबर 4 दैट इज अ कोइंसाइड. मैंने बात की थी आपको जब मैं एक्सियम्स समझा रहा था, उसमें क्या कहा था कि एक ही लाइन पे दो चीज इक्वल होती है. तो पूरी लाइन इक्वल ही होती है, मतलब ए बी एंड बी सी ये दोनों एक ही लाइन पे कोइंसाइड है, क्योंकि तो एक ही लाइन पे है ना दोनों पॉइंट्स. तो ये दोनों एक ही लाइन पे इक्वल पार्ट है. सो वंस as per the Euclid's axioms number 4, it gives us to the conclusion that if the coincides of the equal side always be equal of whole, मतलब ये पूरी चीज है वो इक्वल हो जाएगी. तो इसमें as per the axioms 4 we can say that AB और प्लस BC ये दोनों इक्वल A इक्वल से इक्वल ही होगी. दैट इज प्रूफ. इसमें और कुछ लिखना ही नहीं. As per the axioms first we can write one points over there. It is a coincides. AB is equal with BC. That's why AC is also equal because it's a coincide. एक ही लाइन पे ये दोनों के इक्वल ये है. AB और BC के इक्वल AC है. So obviously we can say that
इसका दोनों का हम प्लस करेंगे, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल एक ही कोइंसाइड है, तो AC भी इक्वल ही होगा, दैट्स व्हाई इट्स प्रूव। तो ऐसे एग्जांपल से बहुत इजी है, जितना एग्जाम्स आप याद रख सकोगे इतनी आपकी जल्दी से ये सब एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकोगे। दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि इट इज रिलेटेड विद द क्वाड्रिलेटरल। एग्जांपल सॉरी नॉट क्वाड्रिलेटरल बट इक्विलेटरल। तो एक लाइन के ऊपर आपको क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो एक लाइन आपको कंसीडर कर लिए, सपोज AB इज ए वन लाइन। अब आपका कंपास से आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है, तो एक मेथड है, आपको पता हो शायद, आप अर्लियर क्लास में सीख चुके हो कि यू पुट वन लेग ऑफ योर कंपास of here and the pencil is put over there, then you have to put the length of this side, हाफ से ज्यादा की साइड आप रख लो, ये जो लेंथ है AB की उससे हाफ से ज्यादा आप अपना लेग सेट कर दो। तो सपोज यहाँ पे आपने आपका कंपास का लेंथ ऐसे सेट कर दिया, दो लेग्स होते हैं कंपास के, एक कंपास के ऊपर आप पेंसिल लगाते हो और एक यहाँ पे पॉइंट करते हो, वो कितना लेंथ रखना है आपको, हाफ से ज्यादा यहां तक का। वो रखने के बाद एक लेग यहाँ पे रख के पेंसिल से उसका एक आर्क यहाँ पे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ। तो ये आर्क कैसे बनेगा, यहाँ पे। उसी तरह B से लेके आप आर्क बनाएंगे तो यहाँ बनेगा। उसी तरह A से फिर से नीचे की तरफ यहाँ आर्क बनेगा और B को यहाँ बनेगा। अब हमें नीचे तो कुछ करना नहीं है, हमें तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इस पॉइंट को यहां से आप जोड़ दो, A और B। पॉइंट्स मिलने के बाद याद रखो, इसको ऐसे ही नहीं ड्रॉ करना है, यू हैव टू टेक योर कंपास, यू टेक द लेंथ ऑफ इट एंड यू हैव टू मेक an arc of both the point and whatever the center point where the both arc is connect, on that point you have to draw a one line and that will be a next point that is considered the C। अब ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड कैसी है, इक्वल। तो आपको ऐसा प्रूव करना है, एग्जांपल 2 की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव ऐसा करना है कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। कोई भी सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट, यहाँ मैंने तो अभी यहाँ पे इतना ही लिया, यदि वो लाइन सेगमेंट बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, किसी भी लाइन सेगमेंट से ड्रॉ किया गया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना सकते हो। तो ये आपको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे, ये इक्वल है ऐसा प्रूव कैसे करेंगे कि AB, BC एंड AC तीनों इक्वल है। आप देख सकते हैं कि इक्विलेटरल इज इक्वल टू, ऐसा हो जाता है BC इज इक्वल टू AC, बट ये हम प्रूव कैसे करें। तो आप बता दें कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल वैसे तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होता है ना, ये पूरा सर्कल आप ड्रॉ कर लो तो ये पूरा सर्कल में आता है। ये जो ट्रायंगल है उसकी आर्क आप यहाँ पे कट करके ऐसे ही आप ड्रॉ कर दो नीचे और यहाँ पे, तो आपका एक शेप जो बनता है वो सर्कल का होता है। जैसे कि आप फिगर 5.8 टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि जैसे कि एक पूरा सर्कल होता है, ये समझ लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप समझो कि ये आपका सर्कल है, और यहां से भी आपका सर्कल इसी पॉइंट्स के ऊपर से यहाँ पे आपको मिलता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आर्क है वैसे यहाँ पे भी आर्क होगी ना। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका है AB एंड C, वो एक सर्कल का ही पार्ट है। अब इस सर्कल का पार्ट है तो हम कैसे प्रूव करें, तो हम कह सकते हैं कि AB है वन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ इट। अब AB है, एक ऐसा भी कह सकते हैं AB is one kind of the radius, BC is same radius of the same circle, AC is also one of the same circles radii। तो ऐसा है, एक रूल है कि सेम सर्कल की दोनों रेडियस भी सेम ही होती है। तो यदि AB इज इक्वल टू BC होता है तो AC
इज इक्वल टू बीसी भी होता है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू ए सी होता है, तीनों इक्वल हो जाता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्यू टू ओनली वन रीजन, बिकॉज if we draw a circle on that particular equilateral triangle, then the same radii we have to found on that particular area. हमें एक से ज्यादा same radius find होती है, that's why we can say that all the sides are equal. So we can say that examples also be covered of the equilateral triangle. हम किसी भी segment के ऊपर equilateral triangle बना सकते हैं. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की. अब 5.1 में आप देख सकते हो कि 5.1 एक्सरसाइज है, इसमें बाकी कोई क्वेश्चंस इसके कंसीडर नहीं करने पे 3 ही क्वेश्चंस इसमें है. तो 5.1 के पहला क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स की तरह है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर. इसमें फर्स्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. सिंगल पॉइंट में से एक ही लाइन पास कर सकते हो. यस और रॉन्ग, ट्रू या फॉल्स. ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि सिंगल पॉइंट में हम एक ही लाइन पास नहीं कर सकते, कितनी सारी पास कर सकते. समझ में आ गया. तो फर्स्ट वन इज द फॉल्स. सेकेंड वन, देर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ये भी रॉन्ग हो सकता है. कैसे? जैसे कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर कितनी सारी लाइन पास हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता. अब देखो, दूसरी लाइन बनाओ तो उसके ऊपर बन सकती है, बट दूसरी तो एक ही पॉइंट्स में पास हो सकती है. एक पॉइंट्स में कितनी सारी पास हो सकती है, बट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में तो सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. सो देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विल पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. दैट इज ऑल्सो बी रॉन्ग. सो फर्स्ट टू इज फॉल्स. थर्ड वन, a terminated line can be produced indefinitely on both the side. True, क्योंकि प्रोड्यूस लाइन है वो कितनी बन सकती है टर्मिनेट में. ये टर्मिनेट हो गई है, उससे आगे हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं. हमारा पोस्टुलेट नंबर 2. फोर्थ वन, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. ये तो ट्रू ही होगा, क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल यदि सेम है तो इसकी रेडियाई भी कैसी होगी, सिमिलर ही होगी, सेम ही होगी. फिफ्थ वन, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. आप देख सकते हो इसमें फिगर में ए बी और पी क्यू इक्वल है, देन पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई हो सकता है. यस, हो सकता है, क्योंकि दो सिमिलर चीज यदि तीसरी सिमिलर चीज से इक्वल है तो वो थर्ड वन भी उसके साथ इक्वल ही होगा. वो भी हम एक्सियम्स में सीख चुके. तो ये 5 चीज है इसमें. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रू है, फर्स्ट 2 फॉल्स है. वैसे ही सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी डेफिनेशन आज मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख सकोगे. और क्वेश्चन नंबर 3 एक ही आपको मैं आज होमवर्क में दे रहा हूं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 and question number 3 of exercise 5.1. okay, so question number 2 जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूं इसमें से लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको ट्राई करके सॉल्व करना है एज पर योर पोस्टुलेट. जो मैंने आज पोस्टुलेट समझाया उसके ऊपर से ही आपको करना है. तो आज का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. Okay, you can also all these things you put it in a fair book. fair book में भी आप कंप्लीट कर दो, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट. अभी जो भी रिमेन्स पोर्शन है जो गुजरात बोर्ड ने या गुजरात गवर्नमेंट में उसने उसको इंक्लूड नहीं किया है, वो पॉइंट्स हम सब सिलेबस खत्म हो जाने के बाद हम 1 by 1 चैप्टर से कंक्लूड करेंगे. बट स्टिल whatever your examination will conduct, that will ask up to this exercise 5.1. Whatever that today's lecture, that is very important for you, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मैंने यूनिट नंबर 5 को कंक्लूड किया है. सो याद रखिएगा, विदाउट फेलिंग यू हैव टू वर्क हार्ड. इज इट क्लियर? सो इफ यू नॉट अंडरस्टैंड वेल, बट यू हैव टू ट्राई मोर हार्ड वर्क ऑन टू द पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स. इज इट क्लियर?
Now we will take only one chapter that is remain, that is chapter number 50. अब हम जो कंसीडर करें 40 स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन जितना हो सके, मेरा लेक्चर लास्ट तक जितना आता रहता है वहां तक हम हमारे सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी कि सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन समेटिव असेसमेंट एग्जामिनेशन जो हमारी SA1 एग्जामिनेशन आ रही है एंड ऑफ दिस मंथ, अप टू द ऑल 5 and 6 चैप्टर्स, यानी ये 5 चैप्टर आज खत्म कर दिए, एक चैप्टर और इसमें जितना भी चलता है दैट ऑल थिंग्स बी इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. सो याद रखिएगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा. और मैं आज आपको पूरा सिलेबस की कंटेंट जो हमारे 6 यूनिट है उसमें हम जैसे मैंने आज बताया यूनिट नंबर 5 का, वैसे ही मैं सभी यूनिट का बता दूंगा. सो यू कैन ऑल्सो लर्न वेल. जो निकाल दिए है पॉइंट्स, हमने भले स्टडी किए हैं यहाँ पे, ये चारों अगले यूनिट में जो भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं वो पॉइंट्स हम एग्जामिनेशंस में इंक्लूड नहीं करेंगे, फक्त सिर्फ हम यूज करेंगे जो पॉइंट्स सब्जेक्ट्स में रखे गए हैं इस साल के लिए. तो इसके लिए भी आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा. तो ये हमारे टोटल 6 यूनिट का सिलेबस अभी आपकी SA1 में रहेगा. Is it clear? Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you very much.